नमस्कार मित्रों, मैं सतीश तिवारी समग्र क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि मैं कक्षा 10वीं की गणित को क्रम अनुसार पार्ट बाय पार्ट आपको दे रहा हूं और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्नावली 3.1 को हमने पिछले 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया था। उसका जो एक सवाल रह गया था वो आपको स्वयं को करना है और अगर ना आए आपसे तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज चलते हैं हम प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में मैं सवाल देखता हूं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं टोटल। अब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दो ही होंगे। तो मैं लड़कों की संख्या को x मानूं और लड़कियों की संख्या को y मानूं। तो टोटल विद्यार्थी 10 हुए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग 10 होगा। तो मैं क्या मान के चलूं कि माना पहला सवाल है, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या y मान के चले। लड़कियों की संख्या y है। अब मुझे यह दिया है कि टोटल कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, मतलब मैं शर्त ये लिख सकता हूं, प्रथम शर्तानुसार। शर्त क्या हुई मेरी कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। कुल विद्यार्थी मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबर 10। ये लिख दूं, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। अब लड़कों की संख्या को मैंने x माना और लड़कियों की संख्या को मैंने y माना। तो मैं ये लिख सकता हूं अब कि x प्लस y बराबर क्या होगा? 10। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि मान लें कि लड़कों की संख्या मान लो 2 है, मान के चले लड़कों की संख्या क्या है 2, तो लड़कियों की संख्या इससे 4 अधिक है, मतलब मैं क्या मान के चलूं? 6 होगी। अब हमें यह माना है मैंने कि लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या क्या है? x है। यह शर्त लिखी। पहले तो मैंने क्या लिखी? शर्त। द्वितीय शर्तानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का 4 अधिक है। 4 अधिक है। इसी सवाल को हमें गणितीय रूप में लिखना है। मैं दोनों तरफ लड़कों और लड़कियों की संख्या को बराबर में लिखना चाहता हूं। यह है आपकी लड़कों की संख्या बराबर ये हुई आपकी लड़कियों की संख्या। ठीक, जैसे मैंने बोला कि ये आपकी लड़कों की संख्या है और ये आपकी लड़कियों की संख्या है। मुझे पहले से पता है कि ये 4 अधिक है। तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहूं, 2 और 6 को बराबर करना चाहूं, तो अभी ये बराबर नहीं है।
बट अगर इसमें मैं 4 जोड़ दूं तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो शर्त यही बोल रही है कि जो लड़कियों की संख्या है, अभी ये बराबर नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं, अगर मैं इस प्रकार लिखूं तो ये गलत है। सवाल ये बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कों की संख्या को मैंने क्या माना, x, और लड़कियों की संख्या को क्या माना, y। ये 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तब ये बराबर होगा। जैसे मैंने इसमें 4 जोड़ा, बात समझ रहे कि नहीं। शर्त में जहां का लिखा हो, से लिखा हो, जिससे तुलना की जाती है, ठीक, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, किससे, लड़कों से, तो मुझे लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर लड़कियों की संख्या आएगा, जैसा ये था। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं कि उसी में 4 जोड़ देते हैं, तो पता चला ये 2 पहले से तो 4 अधिक था ही, अब कितना 8 अधिक हो जाएगा। ये नहीं करना है। तो x धन 4 बराबर y, इसको मैं रैखिक समीकरण अगर बनाऊं तो y इस साइड आएगा, 4 उस साइड, क्योंकि x y एक साइड रहते हैं, तो x और y इस साइड माइनस के हुए, 4 उस साइड माइनस के हुए, तो ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। अब इन एक या दोनों समीकरणों को लेके हम तालिका x के मान रखेंगे और y के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे, उनके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो दोनों समीकरण को मैं यहां लिख लेता हूं। पहला है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर ऋण के 4। दोनों की तालिकाएं बना लेता हूं। ये यहाँ x के मान होंगे, ये y के मान होंगे, इसमें भी ये x और ये y होगी। अब x का मान मुझे ये रखना है कि y का मान मुझे पूर्णांक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? पूर्णांक, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो x का मान मैं जैसे 1 रखूं या 2 रखूं, इसमें तो आप जो मर्जी हो वो रखें, क्योंकि y का मान पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि y के साथ हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है कि वो बट्टे में जाके पूर्णांक में ना बदल पाए। तो x का मान जैसे मैंने 4 रखा, तो y का मान यहां 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है यहां कै में आएगा, माइनस में। तो अगर मैं x का मान 4 रखूं, x बराबर क्या, 4 रखने पर, तो मान रखें तो x की जगह पे 4 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, 4 इस साइड माइनस के, 10 में से 4 गया तो क्या आया, 6। मतलब x का मान मैंने कितना रखा, 4, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 6। x का मान 5 रख दें। अब x का मान अगर मैंने 5 रखा, x बराबर 5 रखने पर, तो क्या होगा, यहां x की जगह 5 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10 में से 5 गया तो क्या आया, 5। तो x का मान मैंने अब क्या रखा, 5, तो y बराबर क्या आया, 5। पहले समीकरण के लिए जो मान है वो मैंने निकाल दिए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को देखेंगे। अगर मैं x का मान यहां 1 रखूं, x का मान क्या रखूं, 1, x बराबर 1 रखने पर, तो अपन देख लेते हैं। तो यहां 1 होगा, ऋण y बराबर ऋण 4। जो चर राशि है उसके साथ ऋण का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो ऋण y को अपन उस साइड ले जाए, 1 यहीं पर रहा, ऋण 4 इस साइड प्लस के हुए, और ऋण के y उस साइड गए तो प्लस के हो गए। मतलब 4 और 1 5, तो y का मान मेरा क्या आया, 5। कब आया ये, जब मैंने x का मान क्या रखा, 1, तो y का मान क्या आया, 5। दूसरी बार में मैं कोई भी मान रखूं, 2 रख लेता हूं या ऋण 2 रख लेता हूं, जो आपकी मर्जी। x बराबर क्या रखा मैंने, ऋण 2।
जब x का मान मैंने ऋण 2 रखा तो यहां क्या होगा, ऋण 2 ऋण y बराबर ऋण 4। ऋण 4 इस साइड आए तो प्लस के होंगे और ऋण y उस साइड गया तो काय का होगा, प्लस का। मतलब 4 में से इसको अगर आप ना देख पाए तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 1 मिनट, इसको मैं यहां लिख देता हूं। x का मान मैंने क्या रखा, ऋण 2। x का मान मैंने ऋण 2 रखा, यहां रखूं ऋण 2 ऋण y बराबर ऋण 4। तो ऋण 2 y उस साइड प्लस के होंगे और ऋण 4 इस साइड आए तो प्लस के हो जाएंगे। अब विपरीत चिन्ह है तो यहां घटेगा, विपरीत चिन्ह 4 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं, अधिक में से कम घटेंगे, ये अपन को पहले से पता है। तो 4 में से 2 गए, 2 आए, और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा वही हमारा घटाने के बाद चिन्ह आता है। तो y बराबर मेरा मान क्या आया, 2। कब आया 2, जब मैंने x का मान क्या रखा, ऋण 2। x का मान मैंने ऋण 2 रखा तो y का मान मेरा +2 आया। इनके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ में यहां खींच लेता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं प्रत्येक विद्यार्थी की कमेंट को देखता हूं। आपकी कमेंट का स्वागत है और आपको जो भी दिक्कत हो मुझे बताएं, मैं उनका एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो इनके लिए अपन ग्राफ बनाएं तो x और y अक्ष खींच लेते हैं। पहले तो ये x अक्ष हुआ मेरा, और ये मेरा y अक्ष हुआ, ये मेरा y अक्ष हुआ, ये दोनों का 0 हुआ। तो इस तरीके से ये अपना ग्राफ तैयार हो गया। अब मैं ग्राफ में इनके निर्देशांक बताता हूं। पहले समीकरण में मैंने देखे कि x का मान मैंने 4 रखा तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो x बराबर +4 रखने से y बराबर +6 प्राप्त हुआ। तो x पर मुझे, ये x अक्ष है आपका, और x पर मुझे 4 कदम चलना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और 4 कदम तो चलना है, लेकिन y पर कितने कदम चलना है। तो y पर आप देखें कि x बराबर 4 तो y बराबर +6। तो x बराबर 4 कदम चलने के बाद y पर मुझे +6 कदम चलना है। तो +6 ये है, 1 2 3 4 5 6। अब इस 4 की सीध में मैं कहां तक जाऊं, 6 तक, और दोनों की सीध में डॉट इस प्रकार रखना है कि x बराबर 4 और y बराबर 6, मतलब y के 6 से मिले और x के 4 से मिले। तो ये मैंने डॉट रखा और इसकी निर्देशांक लिखे। निर्देशांक में मैंने क्या लिखा, 4 अल्पविराम 6। x का मान हमें निर्देशांक लिखते समय पहले लिखना है और y का मान मैंने निर्देशांक लिखते समय बाद में लिखना है। अगर आपको ना दिखे तो मैं निर्देशांक को डॉट के नीचे रख देता हूं। x का मान 4 रखने से y का मान 6 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? निर्देशांक को इस प्रकार से लिखना है। मैंने बताया कि x का मान मुझे पहले और y का मान बाद में। अब दूसरे मान पे चले तो x का मान मैंने 5 रखा +5, तो y का मान भी मुझे +5 प्राप्त हुआ। x पर कितने कदम चले, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 कदम x पर हुए तो y पर कितने कदम चलना है, y पर भी 5, क्योंकि लिखा है x का मान 5 तो y का भी 5 प्राप्त हुआ। तो 1 2 3 4 5, इस 5 से हमें कहां तक जाना है, इस 5 की सीध तक, तो डॉट रख देना है। ये आपको स्केल से करना है, क्लियर आएगा। ये हमें डॉट रख देना है और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 5 अल्पविराम
5 और इन दोनों का मुझे ग्राफ खींचना है। हो सकता है बोर्ड पर जगह ना होने के कारण ग्राफ क्लियर ना आए, लेकिन रजिस्टर पे आपका क्लियर आएगा। ग्राफ इस प्रकार से खींचना है कि ग्राफ इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे। तो स्केल से आपको इस तरह से ग्राफ खींचना है। ये आपका ग्राफ हुआ। और ग्राफ का समीकरण क्या है, उसके ऊपर उस समीकरण को लिख देना है। समीकरण है x धन y बराबर 10, x धन y बराबर 10। ठीक है, ये इस तरह से x धन y बराबर 10 आपके रजिस्टर में क्लियर आएगा। वहां बोर्ड पर जगह ना होने के कारण कुछ छोटा दिख रहा होगा। दूसरे समीकरण के लिए चले हम, तो दूसरे समीकरण में मैंने x बराबर +1 रखा तो y बराबर +5 प्राप्त हुआ। तो x पर मुझे एक कदम चलना है, ये 1 है, और y पर मुझे कितने कदम चलना है, 5। तो 1 2 3 4 5, इस 1 से y के 5 की सीध तक जाना है और हमें ये डॉट रख देना है। ठीक है, और इसके निर्देशांक 1 अल्पविराम 5, क्योंकि x का मान 1 है, y का मान 5। दूसरा है x का मान मैंने -2 रखा तो y का मान +2 प्राप्त हुआ। तो x के ऋण 2 ऋणात्मक मान इस साइड है, तो हम ऋण साइड 2 कदम चलेंगे, तो 1 और 1 2। अब ऋण 2 रखने से y का मान मुझे +2 प्राप्त हुआ। ये तो x पर मैंने ऋण 2 कदम चले और y पर +2 कदम चल रहा है, तो +2 ये है। तो जो डॉट रखेंगे वो +2 और ऋण 2 की सीध में होगा। इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे हम, y का मान ऋण 2, क्षमा चाहता हूं, x का मान ऋण 2 और y का मान +2। कोई दिक्कत? अब इन दोनों डॉटों को मैं स्केल से मिला दूंगा। ये मैंने इनको इस तरह से मिला दिया। इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपका और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ भी यहां से जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ कॉपी पर या रजिस्टर पर एक समान दूरी लेके ये निर्देशांक बनाएंगे तो एकदम क्लियर आएगा। बोर्ड में हो सकता है कोई अंक पीछे हो जाए, कोई अंक ऊपर नीचे आ जाए, तो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी पे इसको अच्छे से आप बना सकते हैं। तो दोनों ग्राफ, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। पहले मैं इसका समीकरण लिख देता हूं, x ऋण y बराबर -4। ये इस वाले समीकरण का ग्राफ है और ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला था उसने, सवाल में ये बोला था कि संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और संख्या को ना तो हमें विलोपन से ज्ञात करना था, ना प्रतिस्थापन से, हमें ज्ञात करना था ग्राफ के द्वारा। आप ग्राफ के द्वारा ही बताइए कि लड़के कितने थे और लड़कियां कितने थे। तो लड़कों की संख्या को क्या माना था मैंने, x, और लड़कियों की संख्या को क्या माना था, y। तो ये देखना है कि जो प्रतिच्छेद कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु की x से क्या दूरी है। कटान बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ है वो कटान बिंदु x अक्ष के कितने अंक की सीध में पड़ता है। तो मैं ये मान के चलूं कि x अक्ष के 3 की सीध में है कटान बिंदु। तो हो सकता है अभी आपको कटान बिंदु ना दिखे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा दोनों ग्राफों का कटान बिंदु प्राप्त हुआ। अब मुझे ग्राफ की सहायता से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या को मैंने x माना था और x अक्ष मेरा ये है, x अक्ष मेरा ये है, और लड़कियों की संख्या को मैंने y माना था, ये है ना, लड़कियों की संख्या को आपने क्या माना, y, और y अक्ष मेरा ये है। तो y अक्ष से कटान बिंदु की जो दूरी होगी वो लड़कियों की संख्या आपकी आ जाएगी, और x अक्ष के जितने अंक से कटान बिंदु दूर होगा वो हमारी
लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो कटान बिंदु एक्स अक्ष पर कितने अंक की सीध में है? एक्स अक्ष पर 3 की सीध में है। बात समझ रहे हो ना? कटान बिंदु जो है वो हमारे एक्स अक्ष के अंक 3 की सीध पे है। तो मैं यहां एक्स का निर्देशांक क्या लिख सकता हूं? एक्स का निर्देशांक में 3 लिख सकता हूं। और ये वाई अक्ष से कितने की सीध में है? 6 के ऊपर यहां 7 आएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां मान लो मेरा क्या आया 7। तो वाई अक्ष के अंक 7 की सीध में है, तो वाई का मान यहां क्या होगा 7। तो मैं ये लिख सकता हूं कि लड़कों की संख्या क्या होगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। मैं इसको लिख सकता हूं यहां आंसर, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या क्या होगी 7। अगर आपको यह ना लगे कि मेरा उत्तर हो सकता गलत हो, तो आप इसकी उत्तर की जांच कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों को लगा के। पहला समीकरण क्या बोलता था कि x धन y बराबर 10, लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 10 होना चाहिए। तो आप देखें 7 धन 3 बराबर 10 आया। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि x ऋण y बराबर ऋण 4, तो आप इसको घटा के देखें तो 4 आएगा। इस प्रकार से मैं उत्तर की जांच भी कर सकता हूं। तो ये आपका प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल खत्म हुआ। दूसरा सवाल क्या है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी आपने 3.2 का पहला सवाल देखा। अब मैं 3.2 का दूसरा सवाल बताता हूं, और ठीक ऐसा ही सवाल मैंने 3.1 में कराया था। अगर आपसे समीकरण बनाते बन गया तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सवाल है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो जब भी मैंने बोला था कि इस प्रकार के सवाल आए, वहां अपन ने पढ़ा था कि बल्ले और गेंदों का, हो सकता है संतरे और केले का, हो सकता है चौक के डिब्बों का या कोई और चीज। तो इस प्रकार से जब भी सवाल आए तो मुझे यह पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम, एक क्षमा चाहता हूं, हाँ यहां सही लिखा है, एक पेंसिल और एक कलम, मुझे यह पता नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है और एक कलम का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले अपन 2 चरों वाले देखें एक समीकरण में, एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य क्या मान के चले y। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। शर्त है, शर्त क्या कह रहा है वो, प्रथम शर्तानुसार 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो मैंने ये बताया था कि जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो यहां 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 5 का गुणा कर देंगे। जब एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा, हम 7 का गुणा कर देंगे। ये अपन ने देखा था पिछली क्लास में। हमें इनकी टोटल कीमत दी हुई है, 5 पेंसिल और 7 कलमों, और मतलब धन। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों की टोटल कीमत मुझे जो भी दे रखी हो, 50 रुपया 60 रुपया जो भी हो, तो मैं ये समीकरण लिख सकता हूं। समीकरण हुआ 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, तो पहले तो अपन शर्त लिख दे। शर्त क्या लिखें अपन कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, इसी चीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 5x धन 7y बराबर 50 रुपया। रुपया ना लिखे यहां समीकरण 1 हुआ। ठीक,
दूसरी शर्त मेरी क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, तो दूसरी शर्त है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, 7 कलम है और पेंसिल कितनी है 5। अगर मैं इसको मैं साफ कर देता हूं, 7 कलम और 5 पेंसिल। एक बार फिर से अपन सवाल को पढ़ लें ताकि गलती ना हो। 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल की कीमत x हुई, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी 7x। एक कलम की कीमत y है तो यहां इसने दे रखा है 5 कलम, तो 5 कलमों की कीमत क्या होगी 5y। और हमें इनकी टोटल कीमत मित्र दी है, कितनी दी है 46। तो मैं समीकरण को इस तरह से लिख सकता हूं, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तो शर्त है 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कलम का मूल्य कितना है 46 रुपए है। ठीक, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 7x धन 5y बराबर 46, ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों के लिए मैं अलग अलग x के मान रख के y के मान अलग अलग प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा। तो पहला समीकरण है मेरा 5x धन 7y बराबर 50, और दूसरा समीकरण है मेरा 7x धन 5y बराबर 46। ठीक है, ये इसकी टेबल है। ये और ये इसकी टेबल है। अब मैं x के अलग अलग मान रखूंगा तो आपके y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। पहला समीकरण है 5x धन 7y बराबर 50। ठीक है, अगर मैंने x का मान 1 रखा तो यहां 5 होगा, 50 में से 5 गया 45, और 7 से 45 नहीं कटेंगे। अगर मैंने 2 रखा तो 10 हुआ, यहां 40 बचेंगे, 7 से 40 नहीं कटेंगे। अगर मैंने ऋण 1 रखा तो 55 हुए, 55 7 से भाग नहीं जाएगा। अगर मैंने 15 रखा, क्षमा चाहता हूं 3 रखा, अगर मैंने 3 रखा x का मान, थोड़ी सी हो सकता है आपको समस्या जाए लेकिन उससे घबराना नहीं है। x का मान अगर मैं 3 रखूं तो यहां 5 3 15, और 15 इस साइड माइनस के हुए, और 50 में से 15 गए तो 35, और 7 से 35 में भाग जाएगा, आराम से जाएगा। तो यहां मैं x का मान क्या रखूं, x बराबर 3 रखने पर तो क्या हुई है, क्षमा चाहता हूं 5x का मान 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, और ये घट के क्या हुए 35। तो y बराबर मेरा क्या आया 35 बटे 7 बराबर आया 5। तो x का मान मैंने क्या रखा 3, तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो x का मान मैंने 3 रखा तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। अब x का मान लो मैंने 4 रखूं या ऋण 3 रखूं तो 65 आया, और 65 से 7 से 65 ना कटेगा। अगर मैं 4 रखूं तो 20 30 आएगा। अब मैं क्या रखूं, 5 7 35, 15 नहीं भाग जाएगा,
40, 55। अगर मैं तो x बराबर, अब मैं इसमें क्या रखूंगा, ऋण 4। अगर मैं x बराबर इसमें ऋण 4 रखूं तो क्या होगा, अगर आपको ना दिखे तो मैं यहां कर देता हूं, यहां हो जाएगा। अगर मैं x बराबर ऋण 4 रखूं तो 5 x का मान ऋण 4 प्लस 7 बाई, 1 मिनट, इसको अपन आगे लिख देंगे। x का मान मैंने ऋण 4 रखा प्लस 7 बाई बराबर क्या होगा 50। तो यहां ऋण 20 प्लस के 7 बाई बराबर 50, प्लस 7 बाई ज्यों के त्यों 50, ज्यों के त्यों ऋण 20 यहां प्लस के हुए, तो 50 और 20 70 होगा। तो 7 बाई बराबर मेरा क्या आया 70। तो y बराबर क्या आया, 7 से 70 कटेंगे 10 बार, तो y बराबर मेरा क्या आया 10। मतलब मैंने x बराबर यहां ऋण 4 रखा तो y बराबर आपको क्या मिला, y बराबर आपको 10 मिला। तो x का मान में, तो अगला समीकरण मेरा क्या होगा, 7x धन 5y बराबर 46। तो अगला समीकरण 7x धन 5y बराबर है 46। इसके लिए भी मैं मान आपको ज्ञात करके बता देता हूं। ये यहां x होगा, यहां y होगा, x और y के मान। अब x का मान मैं यहां क्या रखूं कि y का मान मुझे धनात्मक प्राप्त हो जाए, तो x का मान मैं 3 रखूं। अगर मैंने x का मान 3 रखा, x का मान 3 रखने पर, तो यहां क्या होगा, इसको मैं यहां 20 से, यहां क्या होगा 7x की जगह 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 3 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46, ये 21 इस साइड माइनस के हुए और 46 में से 21 गया तो 5y बराबर क्या होगा मेरा 25 होगा कि नहीं। तो y बराबर क्या होगा 25 बटे 5, 5 से 25 5 बार कटा, मतलब x का मान मैंने 3 रखा तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ 5। अब मैं x का मान क्या रखूं कि y का मान मुझे पूर्णांक प्राप्त हो। तो x का मान आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए, तो x का मान अगर मैं 8 रखूं तो 7 8 ही 56, और 56 इस साइड माइनस के हुए और 56 में से 46 गया तो 10 बचेगा और 10 5 से आराम से कटेगा। तो 8 मतलब x का मान अब मैं क्या रखूं 8 रखने पर, तो क्या होगा 7x की जगह 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 56, 7 8 ही 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, 56 इस साइड माइनस के हुए, 56 में से 40 गया तो माइनस की क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है। तो y बराबर -10, ये 5 गुणासी कहां गए भाग में, तो 5 से 10 2 बार कटेगा, मतलब y बराबर मेरा -2 प्राप्त हुआ। क्या रखने से प्राप्त हुआ, 8 रखने से y बराबर मेरा -2 प्राप्त हुआ। तो इसका ग्राफ अब आप लोगों को, ये होमवर्क है कि मान आपको मैंने निकाल के दे दिए हैं, ग्राफ आपको स्वयं बनाना है, और जहां ये काटें ग्राफ, जहां एक दूसरे को काटें, उस कटान बिंदु से जो x की सीध में कटान बिंदु आया वो x का मान होगा, और y की सीध में कटान बिंदु आएगा, y के जिस अंक के सामने कटान बिंदु आएगा वही अंक मेरा y का मान होगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं। कल में 3.2 के जो अन्य सवाल है तो उसके लिए पहले मैं उन शर्तों को समझाऊंगा, उसके बाद अपन तरीके से, बहुत क्रमबद्ध तरीके से सवाल कराऊंगा। तो आपको पढ़ने का जुनून लाना है, समझाने की मेरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा, बस जुनून आप अपने अंदर पैदा कीजिए। तो नमस्कार मित्रों।